हम पहले ही अर्ध आयु की परिभाषा के बारे में बात कर चुके हैं। याद रखें कि अर्ध आयु को T1/2 द्वारा दर्शाया जाता है। अर्ध आयु वह समय है जो किसी अभिकारक की सांद्रता को उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधे तक कम होने में लगता है। हम पहले ही द्वितीय कोट अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो इसका एक रूप यहाँ पर है जो कि है 1/, किसी समय t पर a की सांद्रता माइनस 1/a की प्रारंभिक सांद्रता बराबर वेग स्थिरांक k गुणे t। यदि हम अर्ध आयु के बारे में बात कर रहे हैं तो वह तब होगा जब समय t बराबर t½ के हो। इसलिए यदि हम समय t की जगह पर t½ रख दें तो a की सांद्रता क्या होगी। वैसे अर्ध आयु की परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए a की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी होनी चाहिए। तो जब t का मान t½ है तब a की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी है। तो इसका मान हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो आइए इन मानों को यहाँ पे रखें और देखें कि हमारे पास क्या है। तो हमारे पास है 1/a की प्रारंभिक सांद्रता बटे 2 माइनस 1/a की प्रारंभिक सांद्रता बराबर k गुणे t½ यहाँ पर k वेग स्थिरांक है और t½ अर्धायुकाल है। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये अंश में आ जाएगा तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इधर बाएं पक्ष को हल करने पे हमें क्या मिलेगा, तो हर समान है और अंश में आएगा 2 - 1। तो इधर बाएं पक्ष में क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/a की प्रारंभिक सांद्रता। तो k गुणे t½ बराबर होगा 1/a की प्रारंभिक सांद्रता। तो इसको यहां लिख लेते हैं, k गुणे t½ बराबर 1/a की प्रारंभिक सांद्रता। तो अब हम इसे अर्धायु t½ के लिए हल कर सकते हैं। तो बस इन दोनों पक्षों को k से विभाजित करें तो हमें अर्ध आयु t½ बराबर मिलता है 1/k गुणे a की प्रारंभिक सांद्रता। तो यहाँ द्वितीय कोट अभिक्रिया के अर्ध आयु के लिए यह समीकरण है। ध्यान दें कि प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु थी उससे यह बहुत भिन्न है। प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए हमने देखा कि अर्ध आयु अचर यानी कि कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ अर्ध आयु अचर नहीं है क्योंकि अर्ध आयु a की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब आइए द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए समय के साथ सांद्रता के ग्राफ को देखें ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर ढंग से समझ सकें। तो जब टाइम t 0 के बराबर है तो ग्राफ पर यह बिंदु a की प्रारंभिक सांद्रता होगा। तो यहां हमारी a की प्रारंभिक सांद्रता है। चलिए यहां एक बनाई गई अभिक्रिया को करते हैं। मान लीजिए कि हम 8 अणुओं से शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास 8 अणु हैं। तो यदि हम सांद्रता के प्रारंभिक स्तर से आधे तक घटने का इंतजार करें तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास 4 अणु बचेंगे और इन बचे 4 अणुओं को हम यहां बना लेते हैं। और 8 से 4 तक जाने में कितना समय लगा, हम इसे अपने ग्राफ पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह बिंदु प्रारंभिक सांद्रता को दर्शाता है तो इसका आधा हिस्सा यहां पे होगा तथा ये a की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होगा। तो इसके संगत हम ग्राफ पर बिंदु खोजते हैं जो कि यहां पर होगा और यहां से हम नीचे आते हैं तो हमें समय t बराबर 1 मिलता है यानी कि t बराबर 1 सेकंड मिलता है। यानी कि ये प्रारंभिक सांद्रता से प्रारंभिक सांद्रता के आधे तक आने में इसने 1 सेकंड लिया। तो हमारी पहली अर्ध आयु 1 सेकंड है तो इसे यहां लिख लेते हैं। तो ये हमारी पहली अर्ध आयु को दर्शाता है जो कि 1 सेकंड है। दूसरे अर्ध आयु में इसे कितना समय लगता है, तो 4 अणुओं से 2 अणुओं तक इसे आने में कितना समय लगेगा, तो हम 4 अणुओं से 2 अणुओं की ओर जा रहे हैं, ऐसा करने में कितना समय लगता है। वैसे अब यदि यह हमारी प्रारंभिक सांद्रता है तो इसका आधा क्या है, तो इसका आधा हिस्सा यहां पर कहीं होगा। तो यह a की प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 होगा। तो यह a की प्रारंभिक सांद्रता बटे 4 को दर्शाता है। तो यह इसका आधा हिस्सा है। और यदि हम इसके संगत बिंदु को देखें तो इसके संगत बिंदु ग्राफ पर कहां पर है, तो यहां पर होगा। अब यहां से यदि हम नीचे जाते हैं तो हम t बराबर 3 पर पहुंचते हैं। तो यहां पर t 3 सेकंड के बराबर है। तो इस बार हमारे अर्ध आयु के लिए कितना समय लगा, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना समय हुआ, तो ये 2 सेकंड हुआ। यानी कि इस बार हमारा अर्ध आयु काल 2 सेकंड होगा और यह प्रथम अर्ध आयु से 2 गुना है। और इसे हम अपने अर्ध आयु समीकरण में यहां पर रखकर समझ सकते हैं। तो यदि हम कहते हैं कि प्रथम अर्ध आयु 1 सेकंड है तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और द्वितीय अर्ध आयु के लिए मान रखते हैं। तो द्वितीय अर्ध आयु यानी कि द्वितीय t½ ये बराबर होगा 1/k
लेकिन अब यहाँ पर हमारी प्रारंभिक सांद्रता ये नहीं है, अब हमारी प्रारंभिक सांद्रता A की प्रारंभिक सांद्रता बटे 2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A की प्रारंभिक सांद्रता बटे 2। तो इसे हल करने पर हमें द्वितीय अर्ध आयुकाल मिल जाएगा 2 बटे K गुणे A की प्रारंभिक सांद्रता। अब यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो ये 2 सेकंड के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 बटे K गुणे A की प्रारंभिक सांद्रता ये 1 सेकंड के बराबर है, और ये कुछ नहीं बल्कि इसी का 2 गुना है, तो ये 2 सेकंड के बराबर होगा। तो यह बात समझ में आती है ग्राफ को देखने पर भी और हमारे अर्ध आयु के समीकरण के बारे में सोचने पर भी। अतः हमारा दूसरा अर्ध आयु पहले अर्ध आयु से 2 गुना है तथा प्रत्येक अर्ध आयु अपने पहले वाले अर्ध आयु से 2 गुना होगा। तो यदि हम एक और अर्ध आयु तक प्रतीक्षा करें तो तीसरी अर्ध आयु में हम 2 अणु से 1 अणु तक जा रहे हैं। अतः अब हमारी प्रारंभिक सांद्रता यहां पर होगी और इसका आधा क्या होगा, तो इसका आधा यहां पर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने ग्राफ पर इसके संगत बिंदु को ढूंढते हैं। तो यहां पर मिलेगा ये बिंदु, और यहां से नीचे जाते हैं तो हम t बराबर 7 पर पहुंचते हैं, मतलब यहां पर t 7 सेकंड है। तो फिर तीसरा अर्धायु क्या है, तो ये हमारा ग्राफ पर तीसरा अर्धायु होगा जो कि 7 माइनस 3 4 सेकंड के बराबर होगा। अतः ये 4 सेकंड जो कि पिछले अर्ध आयु से 2 गुना है। तो आइए देखें कि क्या हम इसे थोड़ा और समझ सकते हैं। तो अब इन सब का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी अभिक्रिया के प्रारंभिक चरण में आपके अभिकारक की सांद्रता अधिक होती है, और अधिक सांद्रता का अर्थ है कि ये अणु बेहतर ढंग से टकरा सकते हैं और इसलिए अभिक्रिया तेजी से होती है। और इसलिए यदि हमारे पास बढ़ी हुई सांद्रता है तो हमारे पास बढ़ी हुई अभिक्रिया वेग है, इसलिए अभिकारक तेजी से खर्च होता है और इसलिए अर्धायु छोटी होती है। तो यहां पर देखिए 8 से 4 तक आने में अर्धायु छोटी है, तो इस वजह से अभिकारक की सांद्रता को उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधे तक आने में कम समय लगता है।